हेलो एवरीवन, वेलकम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही हेल्पफुल भी होगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं। करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर की जो एसआई यूनिट है वो है कूलाम पर सेकंड। उसी तरह वोल्टेज वोल्टेज की एसआई यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट की एसआई यूनिट है जूल पर कूलाम। उसी तरह पावर है, पावर की एसआई यूनिट है वॉट, और वॉट की एसआई यूनिट है जूल पर सेकेंड। उसी तरह एनर्जी, जो एनर्जी है एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल, और एनर्जी को हम लिखते हैं KWH में। ये तो होगी बेसिक यूनिट जिसमें से क्वेश्चन बनता है। अब सेकंड में शुरू करते हैं। सेकंड में है एनालॉजिस यानी अनुरूप। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसको मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोलेंगे। जैसे फर्स्ट से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें है इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये मैग्नेटिक सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इसमें करंट है जिसकी ऐसा यूनिट है कूलाम पर सेकंड। तो करंट को हम मैग्नेटिक सर्किट में बोलेंगे वेबर, यानी फ्लक्स जिसकी ऐसा यूनिट है वेबर। उसी तरह आपका ईएमएफ है, ईएमएफ यानी बोल्ट, ईएमएफ या बोल्ट, जो ऐसा ईएमएफ की ऐसा यूनिट है बोल्ट, और बोल्ट की ऐसा यूनिट है जूल पर कूलाम। और मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट में होगा एमएमएफ, और इसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर टर्न। उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस लेंगे जिसकी ऐसा यूनिट है ओम, तो वो मैग्नेटिक सर्किट में बन जाएगा रिलेक्टेंस जिसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। उसी तरह कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट है साइमन पर मीटर, और मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टिविटी को मैग्नेटिक सर्किट में बोलेंगे हम परमेबिलिटी जिसकी यूनिट है टेस्ला पर एम्पियर टर्न। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टिविटी जिसको हम यूनिट मेजर करते हैं ओम मीटर, ओम पर मीटर में, और मैग्नेटिक सर्किट में वो होती है आपकी रिलेक्टिविटी जिसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर हेनरी। उसी तरह करंट डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी को मेजर करते हैं हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, और मैग्नेट में होती है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जिसको मेजर करते हैं हम वोल्ट पर मीटर में, तो मैग्नेटिक सर्किट में हो जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर मीटर। ये हो गया एनालॉजियस यानी अनुरूप। अब नेक्स्ट में शुरू करते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल, मीन्स उल्टा। जैसे फर्स्ट दिया है एडमिटेंस जिसको हम वाई से दर्शाते हैं, तो एडमिटेंस का जो उल्टा होगा वो होता है इम्पीडेंस, यानी जिसको हम दर्शाते हैं जेड से। उसी तरह कंडक्टेंस जिसको दर्शाते हैं हम जे से, तो कंडक्टेंस का जो उल्टा होगा वो होगा रेजिस्टेंस जिसको दर्शाते हैं हम आर से। उसी तरह ससेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं ग्रहणशीलता हिंदी में, तो इसको दर्शाते हैं हम बी से, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है, उसी तरह रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, और इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है। ठीक है, ये है आपका रेसिप्रोकल। इसमें से कम जितने भी क्वेश्चन हुए एक नए क्वेश्चन हमेशा ही बना है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो नेक्स्ट है बेसिक फॉर्मूले। बेसिक से फॉर्मूले हैं जिससे न्यूमेरिकल आता है। बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट है आई इक्वस टू वी अपन आर, ये ओम्स लॉ है। अब इस फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं, यानी एक फॉर्मूला याद करने पे दो यानी तीन फॉर्मूले बनते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास दिया है आई बराबर है वी अपॉन आर, हमने आर निकालना है, तो आर बराबर के इस साइड आ जाएगा, बराबर के उस साइड रहेगा वी अपॉन आई। अगर हमने वी निकालनी है, वी जैसे ऊपर है, तो आपका आई आर गुना होगा, आई आर गुना हो जाएगा। इसी तरह से सारे फॉर्मूला है। जैसे आई बराबर है पी बटा वी,
P हमारे पास दी है पावर और V वोल्टेज है, I हमारे पास है एम्पियर। तो V निकालना है, V निकालने के लिए P बटा I रह जाएगा। अगर P निकालना है तो I V आपस में गुना हो जाएगा। तो P हमारे पास है पावर। उसी तरह नेक्स्ट है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए V स्क्वायर बटा W, V हमारे पास है वोल्टेज, W हमारे पास है वाटेज। तो वाटेज यानी पावर निकालने के लिए V स्क्वायर बटा R होगा, और वोल्टेज निकालने के लिए अंडर रूट आर डब्ल्यू यानी रेजिस्टेंस गुणा वाटेज। उसी तरह रेजिस्टेंस बराबर होता है W बटा आई स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर तो वोल्टेज थी, नीचे अब हमने करंट निकालना है। करंट के केस में आई स्क्वायर बटे में रह जाएगी। अगर हमने आई निकालनी है तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ता है, तो अंडर रूट W बटा आर। नेक्स्ट है, अगर हमने W निकालनी है तो आई स्क्वायर आर होगा, W हमारे पास है पावर। उसी तरह अगर हीट निकालनी है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होता है हीट यानी H बटा आई स्क्वायर टी, आई हमारे पास है करंट, और यहाँ हीट निकाल रहे हैं, हीट में होता आई स्क्वायर आर टी। अगर आई निकालना है तो आई स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट H बटा आर टी। H हमारे पास है हीट। ये थे कुछ एक बेसिक फॉर्मूले। चलिए नीचे चलते हैं। आगे है MCB और उसका जो यूजेस है। MCB जो होते हैं उसमें अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, जैसे L श्रेणी, G श्रेणी, DC हो गया, आइसोलेटर हो गया। इसके लिए अलग अलग नोब भी यूज होती है। नोब मतलब जिससे MCB ऑन ऑफ होते हैं। जैसे L सीरीज़ है, तो L सीरीज़ में जो है वो L सीरीज़ के जितने भी MCB है वो यूज़ करते हैं हम रेजिस्टिव लोड में, जैसे लाइटिंग हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इस लाइटिंग लोड के लिए, रेजिस्टिव लोड के लिए। और इसके जो नोब होते हैं वो होती है आपकी ग्रीन कलर की। उसके बाद है जी सीरीज़ के जो MCB होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं मोटर के लिए यानी इंडक्टिव लोड के लिए, और इसकी जो नोब होती हैं ब्लू कलर की। उसी तरह आते हैं, नेक्स्ट है DC। जो DC सर्किट में यूज होते हैं वो होती है आपके DC सीरीज़ के MCB, और इसकी जो नोब होती है ब्लैक कलर की। उसी तरह आइसोलेटर जो है उसकी जो नोब होती है रेड, और इसका यूज़ करते हैं हम आइसोलेशन के लिए। ये तो बेसिक था आपका MCB का। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र और उसके उपयोग। जो अग्निशामक यंत्र है पहले क्लासेस पर लेते हैं। पहले क्लास में आता है क्लास ए। क्लास ए में वो मटेरियल आते हैं जैसे आपका पेपर हो गया और लकड़ी हो गई, इस तरह के जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उसमें वो आते हैं आपके ए क्लास में। और बी क्लास में आते हैं लिक्विड जिसमें जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो जिसमें आग पकड़ता है, जैसे फ्लेमेबल गैस होती हैं। और उसी तरह क्लास सी में आते हैं आपके जैसे मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, उस तरह की गैसेज। और क्लास डी में आते हैं आपके ऐसे मेटल्स जिसमें आग लगने का खतरा रहता है, जैसे यूरेनियम हो गया, पोटाशियम हो गया। और क्लास एफ में आता है आपका कुकिंग ऑयल। और उसके बाद हमारा बचा लास्ट इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल। और इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, पहले नंबर पे है वाटर का यूज़ करते हैं हम क्लास ए में हमने पढ़ा था, जिसमें आता है वुडन वगैरह आते हैं और कागज़ वगैरह आते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम वाटर। ठीक है। और नेक्स्ट है फोम टाइप का यूज़ करते हैं हम क्लास ए और क्लास बी के लिए। क्लास बी में आती है फ्लेमेबल गैस, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इस तरह से। और इस तरह आपका नेक्स्ट है पाउडर का जो यूज होता है, पाउडर जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र होता है, उसका हम यूज़ करते हैं सभी चीज़ों में, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। और इलेक्ट्रिकल में अब ए बी हमने सबने पढ़ा है। क्लास डी में यूज होते हैं आपकी पोटाशियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इस तरह के मेटल्स यूज होते हैं। और इसके बाद है CO2 का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल में भी
यानी इलेक्ट्रिकल की जो आग, इलेक्ट्रिसिटी में जो आग लगती है, जैसे आपका वायर में आग लग गई, इस तरह की। और दूसरे क्लास बी के लिए यूज़ करते हैं। क्लास बी में आते हैं फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। इसके लिए, इसकी आग बुझाने के लिए हम CO2 का यूज़ भी करते हैं। लास्ट है वेट केमिकल। वेट केमिकल के यूज़ करते हैं क्लास ए और क्लास एफ के लिए। क्लास ए में आता है आपका पेपर हो गया, वुड हो गया, और उसके बाद क्लास एफ में आता है आपका कुकिंग ऑयल। तो ये थे आपके अग्निशामक यंत्र। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन से ले लेते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट दे रखा है आपका रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर रहती है स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, या जो आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है जैसे 50 हर्ट्ज, उसके बराबर रहती है। जो एफ है आपका रोटर फ्रीक्वेंसी, और ये है आपकी स्टेटर फ्रीक्वेंसी। जो रोटर फ्रीक्वेंसी रहती है वो बराबर रहती है स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी के। और दूसरे नंबर पे है रोटर ईएमएफ। जो रोटर का ईएमएफ रहता है वो रहता है बराबर स्लिप इनटू स्टेटर ईएमएफ, यानी ई है आपका स्टेटर ईएमएफ और ये है आपका रोटर ईएमएफ। जो टॉर्क है, तीसरे नंबर पे है टॉर्क। टॉर्क जो बराबर रहता है वोल्टेज के स्क्वायर के। सिर्फ वोल्टेज स्क्वायर के रहेगा सिर्फ इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। जब इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो टॉर्क है वो बराबर रहता है वोल्टेज के स्क्वायर के। लेकिन अगर सिंक्रोनस मोटर होगी तो उस समय टॉर्क रहेगा वोल्टेज के समानुपाती, यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह टॉर्क, जो टॉर्क है टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क होगा जब रेजिस्टेंस बराबर रहेगा स्लिप इनटू रिएक्टेंस। एक्स आपका रिएक्टेंस है, आर आपका रेजिस्टेंस है, टी आपका टॉर्क है। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस बराबर है स्लिप गुना रिएक्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह जो टॉर्क है वो टॉर्क समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्लिप, करंट और फ्लक्स के। अगर स्लिप बढ़ रही है तो टॉर्क भी बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है तो भी टॉर्क बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो भी टॉर्क बढ़ेगा। अगर फ्लक्स, करंट या स्लिप इनमें से कोई भी चीज़ जो डिक्रीज हो रही है उस समय टॉर्क भी डिक्रीज होगा। जो टॉर्क बराबर रहेगा करंट के स्क्वायर के, कब? जब डीसी सीरीज मोटर होगी, तो उस समय टॉर्क जो रहेगा वो रहता है आपका टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी करंट के स्क्वायर के। टॉर्क जो है वो स्पीड के विलोमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मैक्सिमम केस में रहता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्पीड के। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, जैसे रियोस्टेट जिसको वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। उस केस में टॉर्क जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी समानुपाती रहता है स्पीड के। यानी स्पीड के बढ़ने के साथ टॉर्क भी बढ़ेगा। कब? जब रियोस्टेट के केस में, सिर्फ रियोस्टेट के केस में। तो लेकिन दूसरी चीज़ में स्पीड के बढ़ने के साथ करंट जो है टॉर्क जो है वो डिक्रीज होगा। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है फ्लूइड लोड के केस में। जो फ्लूइड लोड होता है, लिक्विड वगैरह होता है, उस समय उस केस में टॉर्क जो है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि स्पीड जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती रहता है एन स्क्वायर। एन है हमारे पास स्पीड। यही दो केस हैं जिसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और अदरवाइज जो टॉर्क है वो स्पीड के इनवर्सली यानी विलोमानुपाती रहता है। स्लिप क्या है? स्लिप है रोटर और स्टेटर दोनों की स्पीड के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको स्लिप बोलते हैं, यानी NS माइनस NR। NS है स्टेटर स्पीड और यह NR है रोटर स्पीड। स्लिप का एक फॉर्मूला है NS माइनस NR बटा NS गुना 100। ये आपका 100 आपका परसेंटेज के लिए यूज़ करते हैं। जो NS माइनस NR है उसको हम बोलते हैं स्लिप। NS हमारे पास है सिंक्रोनस स्पीड और NR है आपका रोटर स्पीड। मैक्सिमम स्लिप S मैक्सिमम कब होगा? जब R2 बटा X2 होगा। R2 है आपका रोटर रेजिस्टेंस, X2 आपका स्टेटर रेजिस्टेंस।
उस समय स्लिप मैक्सिमम होगा। कब? जब रोटर रेजिस्टेंस बटा रोटर रिएक्टेंस, उस समय आपका स्लिप मैक्सिमम होगा। तो ये थे कुछ एक फॉर्मूलेज। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाट मीटर की रीडिंग। जब वो 2 वाट मीटर किसी सर्किट में जुड़े हैं तो उस समय जो उसका, जैसे आपका यूनिटी रहेगा 0.5, अगर आपका पावर फैक्टर 1 है तो उस समय मीटर क्या रीडिंग देगा। इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस तरह की जो है इक्वेशन यूज़ करते हैं हम। जैसे फर्स्ट में बेसिक का, पहले बेसिक देखते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल का देखेंगे। जैसे बेसिक है पावर फैक्टर, हमने इसमें देखना है पावर फैक्टर और लास्ट में रिजल्ट। अगर कोई 2 वाट मीटर जुड़े हैं, उसका पावर फैक्टर है 1, तो उस समय दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देंगे। उस समय दोनों वाट मीटर क्या देंगे? बराबर रीडिंग देंगे जब पावर फैक्टर होगा 1। अगर पावर फैक्टर दिया है 0.5, उस समय एक ही वाट मीटर जो है वो रीडिंग देगा, एक ही वाट मीटर रीडिंग देगा। अगर पावर फैक्टर है 0.5 तब देगा आपका एक ही वाट मीटर रीडिंग। अगर पावर फैक्टर दिया हुआ है आपका लेस देन 0.5, अगर 0.5 से कम वाट पावर फैक्टर है, उस समय W1 जो है पॉजिटिव और W2 नेगेटिव रीडिंग देगा। एक वाट मीटर आपका पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रीडिंग देगा। अगर पावर फैक्टर दिया है 0, तो उस समय दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देंगे और विपरीत रीडिंग देंगे। मतलब दोनों की रीडिंग तो बराबर होगी, लेकिन एक पॉजिटिव या मे बी दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये था आपका बेसिक सा। अब समझ लेते थोड़ा हाई। जैसे अगर थीटा हमारे पास दिया है 0 डिग्री, तो उस समय पावर फैक्टर जो होगा आपका 1 होगा। पावर फैक्टर क्या होगा? उस समय 1 होगा। और 1, जब पावर फैक्टर 1 होगा तब क्या होता है? दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो उस समय जो पावर फैक्टर है 0.5 होगा। और 0.5 के केस में क्या होता है? पावर फैक्टर जो है 0.5 के केस में वाट मीटर जो है वो एक ही वाट मीटर रीडिंग देता है, एक ही वाट मीटर। अगर हमारे पास पावर फैक्टर दिया है लेस देन 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री से कम, तो उस समय पावर फैक्टर होगा हमारा, सॉरी, अगर हमारा ग्रेटर देन 60 डिग्री दिया है, थीटा हमारा दिया है ग्रेटर देन 60 डिग्री, तो पावर फैक्टर उस समय होगा 0.5, लेस देन 0.5, लेस देन 0.5। और लेस देन यानी कि 0.5 से नीचे, उस समय हमारा W1 पॉजिटिव और W2 नेगेटिव रीडिंग देता है। अगर हमारे पास दिया है थीटा 90 डिग्री, तो उस समय पावर फैक्टर 90 डिग्री में रहता है 0। पावर फैक्टर 90 डिग्री में रहता है 0। अगर पावर फैक्टर 0 रहता है तो उस समय W1 दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देंगे और विपरीत रीडिंग देंगे, यानी W1 पॉजिटिव W2 नेगेटिव देंगे, और दोनों इक्वल एक समान की वैल्यू रीडिंग देंगे, वो जितनी वैल्यू होगी। तो ये था बेसिक से फॉर्मूले थे, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की गई। अगर ये आपको लगता है कि बहुत हेल्पफुल है तो ये था हमारा शॉर्ट नोट्स जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, इसी तरह की और वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट नोट्स डालकर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।